कहीं हम बैठ इसके करके। अलावा एक एक दिखा कि आप किसी के घर में बैठ कर मतलब थाली में खाना खा रहे हैं, ब्राह्मण अगर इस तरीके से अगर खाना खाने लगे तो क्या? भाई ब्राह्मण तो बहुत बात की चीज़ है, पहले तो हम एक इंसान हैं और इंसानियत के नाते हम कहीं भी जाते हैं, हम तो क्षेत्र में ही ब्रेकफास्ट करते हैं, क्षेत्र में ही लंच करते हैं और क्षेत्र में ही डिनर करते हैं। मैं बताऊँ एक पहली बात कि मैं जब भी चुनाव लड़ूंगा छातापुर से लड़ूंगा, पहली बात एकदम क्लियर है। दूसरी बात, मैं कहीं दूसरी जगह जाऊंगा नहीं, लेकिन मेरा है कि छातापुर को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए आपको छातापुर से चुनाव लड़ना है, वहाँ के डेवलपमेंट की, चूँकि गवर्नमेंट का रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी है, बिना गवर्नमेंट सपोर्ट का आप आगे नहीं बढ़ा सकते किसी भी जगह को लोग। और एक और बात लोग बोल रहे हैं कि भाई छातापुर की नहीं होगी, जब तक छातापुर का बेटा विधायक नहीं बनेगा तब तक छातापुर का डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वहाँ की पब्लिक बोल रही है। नमस्कार, मैं हूं दिवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। आरजेडी ने प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को बनाया है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के सहयोगी दल वीआईपी पार्टी के उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा होंगे, जो कि उस जोन से आते हैं जिस जोन से मंगनी लाल मंडल आता है। देखिए, मंगनी लाल मंडल जो है वो झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फूलपरास विधानसभा सीट से ताल्लुक रखते हैं और संजीव मिश्रा कहीं ना कहीं उनका प्रभाव जो है पूरे दरभंगा मिथिलांचल वाले पूरे बेल्ट में है। कैसे देखते हैं? हालांकि ये तो मामला आरजेडी का है, लेकिन हम ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बेहतर तरीके से आप जानते होंगे। फायदा दिख रहा है कोई? मंगनी लाल मंडल जी का आना एक बहुत अच्छा मैसेज गया बिहार में, बहुत अच्छा मैसेज। और हमारा तो उनका जो घर, हमारा घर है बिल्कुल बॉर्डर पे, बिल्कुल सटा हुआ, हमारा जिला क्रॉस करता है उनके में जो एरिया है उनका नेटिव प्लेस, वहाँ हम लोग फुलपरास और सुपुल का दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये मैसेज खास करके मिथिलांचल सीमांचल एरिया में बहुत तेज़ी से फैला है और आरजेडी ने बहुत अच्छा मैसेज देने का कोशिश किया है बिहार वालों को। और जो अति पिछड़ा के बेटे को बढ़ाने की बात है, उनको आगे लाने की बात है, इसके लिए हम तहे दिल से हम पूरे आरजेडी परिवार को धन्यवाद देते हैं कि आपने एक अच्छा मैसेज दिया सोसाइटी को, और इसी तरह से मैसेज देते रहिए और बिहार को आगे बढ़ाते रहिए। मंगनी लाल मंडल ने हमसे बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पिछली बार हुआ ये था कि उस पूरे बेल्ट में, आप मिथिलांचल वाले बेल्ट में जोड़ लीजिए जहाँ पर 30 से 35 सीटें आती है, अगर किशनगंज को जोड़ लेते हैं उसमें, तो वहाँ पर जो है अति पिछड़ा समाज के लोगों को जो है टिकट कम दिया गया था महागठबंधन में। लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं होगा, तो तेजस्वी यादव का सीएम बनने का रास्ता तय है। तो क्या आप उनके बयान से कैसे देखते हैं आप? देखिए, इस तरह के बहुत ऐसे लॉजिक्स हैं, एक नहीं कई उदाहरण है। आप मैसेजिंग अच्छा देंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा। खास करके मैं 2025 की बात करूं तो 2025 में महागठबंधन काफ़ी स्ट्रांग है और सभी घटक दल के लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं और सभी का मकसद एक है, भाई सब मिल करके हम लोग को तैयारी करना है और 243 सीट पे चुनाव लड़ना है। किसी को 2 सीट कम मिले, आगे मिले, और कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी करेगी, ताकि हमारे सिंबल देना बहुत बड़ी बात नहीं है, सीट को निकालना बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे कैंडिडेट को हम लोग सिंबल देंगे और जितने भी घटक दल के लोग हैं, ताकि वो सीट निकाल पाए। और हमारे 2000, चूँकि एक एक सीट की लड़ाई होगी, तो सीट कैलकुलेशन और जो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत सोच समझ के करना है। और सभी दल के लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, सर्वे भी चल रहा है, विभिन्न तरीके से लोग सर्वे करा रहे हैं कि हम किस कैंडिडेट को टिकट दें। और मान लीजिए आरजेडी चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस किसको सिंबल देगी, इस पर आरजेडी भी ध्यान देगी, आरजेडी किनको दे इस पर कांग्रेस भी ध्यान देगी। मतलब साफ है कि हमें ऐसे कैंडिडेट को ही टिकट देना है, सिंबल देना है, ताकि वो सीट निकाले और हमारी सरकार बने। 2025 में महागठबंधन बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। लेकिन एक सवाल ये है, क्योंकि आप वीआईपी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं मौजूदा वक्त में, लेकिन आप इस तरह बैठक में जाते क्यों नहीं है? नहीं, बिल्कुल जाते हैं। इस बार हम नहीं थे, बाहर थे। अच्छा, इसलिए। बाकी तो जितना भी 3 महागठबंधन का बैठक हुआ सभी में हम गए हैं, अच्छा। सभी में हम जाते हैं। कल चूँकि हमारा कार्यक्रम कहीं बाहर का था, जो अभी लास्ट चौथा मीटिंग था महागठबंधन को, उसमें हम नहीं जा पाए। इससे पहले तो तीनों मीटिंग में गए हम। देखिए, कई लोग जिनको चुनाव लड़ना है, ठीक है, वो चुनावी तैयारी करते हैं, लेकिन जो विजुअल्स आपके फेसबुक अकाउंट के जरिए जो हमें देखने को मिलता है समय समय पर, आप इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, लग रहा है कि मतलब कि चुनाव जो है अगले हफ्ते ही होना है और सुबह से, और ये जो जनता से कनेक्ट करने का, जो आप कभी सैलून की दुकान में चले जाते हैं, कभी चाय बनाने लग जाता है, तो ये क्या आपके मतलब कि स्वभाव का हिस्सा है कि सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं? देखिए, मेरा स्वभाव का हिस्सा आज ना पॉलिटिक्स कर रहा है, मेरा बचपन से यही है और हम बहुत सिंपल में रहने में बिलीव करते हैं। और चूँकि मेरा पृष्ठभूमि बैकग्राउंड भी ऐसे ही रहा है,
बहुत किसान फैमिली से हैं, बहुत गरीब फैमिली से हैं। तो मेरे अंदर कोई शो ऑफ नहीं है, और जैसे मैं पहले था आज भी मैं वैसे ही हूँ, कोई बदलाव नहीं है, और इंसान को बदलना भी नहीं चाहिए। तो हमारी कोशिश रहती है जब हम गाँव जाएँ तो सारी चीज़ों को भूल करके उनके तरीके से हम जीना सीखें, ताकि उनको ज़रा सा फील ना हो कि हमारा इन्फीरियर कहीं फील हो रहा हो। तो हम जब भी गाँव जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं जैसे जिस तरीके से वो लोग रह रहे हैं, जिस माहौल में रह रहे हैं, उसी माहौल में हम अपने आप को बदल लें, ना कि हम अपने माहौल में उनको बदलने की कोशिश करें। हम यदि अपने माहौल में उनको बदलने की कोशिश करेंगे तो शायद दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए हम उनके माहौल में हम घुल मिल जाते हैं, कहीं चाय कुछ है, कहीं हम बैठ इसके अलावा करके। एक दिखा कि आप किसी के घर में बैठ कर मतलब थाली में खाना खा रहे हैं, ब्राह्मण अगर इस तरीके से अगर खाना खाने लगे तो क्या? भाई ब्राह्मण तो बहुत बात की चीज़ है, पहले तो हम एक इंसान हैं, और इंसानियत के नाते हम कहीं भी जाते हैं, हम तो क्षेत्र में ही ब्रेकफास्ट करते हैं, क्षेत्र में ही लंच करते हैं, और क्षेत्र में ही डिनर करते हैं, और हमारे स्वभाव में शामिल हो। आज से नहीं, पॉलिटिक्स में जब नहीं थे तब भी हमारा स्वभाव था, गाँव में जब भी आते थे तो मेरे घर में कम खाने का हमको मौका मिलता था, हम दूसरे के खाना खाते थे। इससे हमारा क्या है, किसी खाने के टेबल पे जब हम बैठते हैं या आप हमको खाना खिलाते तो एक कहीं ना कहीं एक रिलेशन, एक बॉन्डिंग बनता है। ये मेरा मानना है। आज आपके घर हम चले जाएं, हमको आप खाना खिला दीजिए एक टाइम में, हम आपको खाना खिला दें, तो लोग जहन में इन चीज़ों को रखता है, एक रिलेशन स्ट्रांग होता हुआ। तो इसी वजह से हम जाते हैं, लोगों के यहाँ ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, हम पब्लिक के यहाँ ही करते हैं, लोग के यहाँ खाना खाते हैं, उस परिवार से मेरा एक रिश्ता बन जाता है। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि हम लोग जाएँ और जहाँ मौका मिले, जहाँ भूख लगे वहीं मांग के खा लीजिए। अच्छा, एक सवाल है मेरे जहन में, ठीक है आपको छातापुर से चुनाव लड़ना है, छातापुर में तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि मौजूदा वक्त में किसी को विधायक बनना हो तो वो कहीं से भी बन जाता है? मतलब कि आपने छातापुर चुना बस इसलिए चुना क्योंकि हम आपका गांव वहाँ पर था, क्योंकि लेकिन जो आपके अपोनेंट साइड के जो लोग हैं वो मंत्री हैं, और मंत्री यहाँ खासकर वो जो इलाका है ना सुपौल वाला, वो मंत्री विजेंद्र यादव का एक माना जाता है, एक गढ़ है, मतलब वहाँ पर क्योंकि नीतीश को सीएम बनाना होता है चुनाव के बाद, तो वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते, भले ही बीजेपी के कोटे का मंत्री हो, लेकिन उन्हें जितवाने के लिए जो है वो लग जाते हैं। तो लगता नहीं कि आपको आपको को दो मंत्रियों से सामना करना पड़ेगा, इससे बेहतर आता कोई और सीट चुन लेते आप? मैं बताऊं, एक पहली बात कि मैं जब भी चुनाव लड़ूंगा छातापुर से लड़ूंगा, पहली बात एकदम क्लियर है। दूसरी बात, मैं कहीं दूसरी जगह जाऊंगा नहीं, मेरा मकसद छातापुर है, ना कि मुझे मेरा मकसद विधायक बनना है, एमपी बनना है। मेरा मकसद है कि हमको छातापुर में काम करना है, नहीं तो मेरे पास तो काम है ही, कोई ऐसी थोड़ी दिक्कत है कि ठीक है काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा है कि छातापुर को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको छातापुर से चुनाव लड़ना है, वहाँ के डेवलपमेंट की, चूँकि गवर्नमेंट का रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी है, बिना गवर्नमेंट सपोर्ट का आप आगे नहीं बढ़ा सकते किसी भी जगह को। आपका एक लिमिटेड रिसोर्सेज होता है इंडिविजुअल कैपेसिटी में, और जब आप सरकार में और सरकार के पास फंड होते हैं, उसको आप विधानसभा को सजाने के लिए, लेकिन आपके पास विजन नहीं, आप तो कुछ किए नहीं अभी तक। आपने 20 साल में क्या किया हमको बता दीजिए। आपने शिक्षा पे कोई बात आज तक की हो हाउस में तो हमको बता दीजिए। आपने स्वास्थ्य व्यवस्था पे बात की हो, आपके वहाँ करप्शन का जो मामला है, वहाँ किसान का सबसे बड़ा मामला है। 85-90% लोग किसानी पे आधारित है। एक साड़ी भी खरीदना है, एक बच्चे का फ़ी भरना है, एक धोती भी खरीदना है, तो वो अनाज बेच के ही किसान खरीदते हैं। लेकिन वहीं का किसान 267 रुपये का यूरिया आज 500 में खरीद रहे हैं, 1350 रुपये के DAP 1800 रुपये में ले रहे हैं, और जो 75 पैसा यूनिट में बिजली मिल सकता है एग्रीकल्चर मीटर में, आज 100 रुपये डीजल खरीद करके 809 पटवन करते हैं और 18 टका मक्का बेचते हैं। और वही मक्का किसान खरीदने के लिए जाते हैं तो उनको 900 रुपये किलो मिलता है। तो भाई ऐसा क्या है उस मक्का में कि 20 रुपये किलो, 18 रुपये 20 रुपये किलो का मक्का आप 800 से 900 में खरीदते हैं किसान को? इस पर किसी ने आज तक आवाज़ नहीं उठाई है। वहाँ की स्थिति बद से बदतर है। वहाँ के 4 लाख की आबादी में एक कॉलेज नहीं है, ये बहुत बड़ा बात है। बहुत बताइए, 4 लाख आबादी में कॉलेज नहीं। भाई वहाँ के गरीब और किसान के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? क्या उनके पास इतने पैसे हैं कि पटना और कोटा भेज दें? क्या उनके पास पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या ऐसे बच्चे तो पढ़ाई से वंचित रह रहे हैं? आज 5% बच्चा बाहर जा पाते हैं, 95% तो क्या कर रहा है, वहीं पे या तो मजदूरी कर रहा है या पंजाब चला गया है। लेकिन मेधावी है, स्कॉलर है, उसके अंदर बहुत टैलेंट है, वो अच्छा कर सकता है, लेकिन नहीं कर पा रहा है इसीलिए उसके पास संसाधन नहीं है। भाई इतना बड़ा एरिया में दुनिया यहाँ से यहाँ चला गया, आप बच्चों को विदेश में भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन गाँव के बच्चे को ग्रेजुएशन करने के लिए डिग्री कॉलेज नहीं है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है छातापुर का। ऐसे अनेकों मुद्दाएं हैं, पुल पुलिया का मामला है। मेरे गांव में सिवनी घाट रामपुर में, मैं रामपुर का रहने वाला हूं, छातापुर रामपुर में, सिवनी घाट में मैं 40 साल से देख रहा हूं कि वहाँ पुल का मांग हो रहा है, लेकिन किसी नेता को कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है। इसीलिए कि आपको छातापुर से मतलब नहीं है, आप छातापुर के हैं ही नहीं, आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके आते हैं और वोट लेके चले जाते हैं। लेकिन एक अच्छी बात बता दूँ मैं आपको, 2025 में ये नहीं होने वाला है।
इस बार 2025 में वहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है, आजिज हो गया, परेशान हो गया है सब। लेकिन फिर एक सवाल है कि बार बार वो जीत कैसे रहे हैं, मतलब ये भी एक बात है ना। आप कह रहे हैं कुछ हुआ नहीं, बदहाली है, वहाँ पे कॉलेज नहीं है, लेकिन अगर बार बार अगर जीत रहे हैं तो कोई क्वालिटीज़ भी तो होंगी ना। मैं बताऊँ वो पार्टी की वजह से वोट मिला है, अच्छा। लेकिन इस बार क्या है ना, लोग एक बार दो बार देखता है कि भाई इस बार नहीं, इस बार कर लेगा, इस बार नहीं, इसी में उनका 3 बार टर्न हो गया। लेकिन 2025 में मैं शुरू से, मेरा तो सर्वे टीम भी काम कर रहा है और भी लोग काम कर रहे हैं, इस बार वहाँ की जनता, वहाँ की पब्लिक बिल्कुल मन बना ली, भैया पार्टी से ऊपर उठ करके इस बार वोटिंग करना हम लोग को। और छाता, एक और बात लोग बोल रहे हैं कि भाई छातापुर के नहीं हो व्यक्ति, बाहर के हैं। जब तक छातापुर का बेटा विधायक नहीं बनेगा तब तक छातापुर का डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वहाँ की पब्लिक बोल रही है। तो इस बार 2025 में आपको 100% है बदलाव दिखेगा, और छातापुर का बेटा इस बार छातापुर का विधायक बनेगा। एक सवाल, आखिरी सवाल है मेरा कि महागठबंधन में बैठकें हो रही हैं, क्या लग रहा है कि आपके दल को कितना सीटें मिल पाएगा? देखिए, सीट आपको पहले भी बताए थे, कम मिलना ज़्यादा मिलना बहुत सेकेंडरी है। पहले है कि हम लोग 243 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, एक बात समझ लीजिए। दूसरी बात, 60 पार्टी, तो हर एक पार्टी अपने अपना डिमांड करके मैक्सिमम सीट मिले हमको, लेकिन सीट कम मिलना ज़्यादा मिलना बहुत सेकेंडरी है, बहुत सेकेंडरी। प्राइमरी ये है कि हम लोग 243 सीट पे चुनाव की तैयारी करें, कैंडिडेट का सिलेक्शन करें और वहाँ से चुनाव लड़ करके हम 2025 में अपनी सरकार बनाएं। चलिए, ये थे वीआईपी पार्टी के उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।